सर, मुस्लिम लीग के आज मुंबई हेड ऑफिस पर जश्न मनाया गया। जिस तरीके से केरला में जीत हासिल हुई है मुस्लिम लीग को, क्या कहना चाहेंगे इस जश्न के मौके पर? हाँ, केरला के अंदर 3 टायर पंचायती इलेक्शन हुआ, जिसमें पंचायत, म्यूनसिपालिटी, कॉरपोरेशन वगैरह सब, जिला परिषद सबका इलेक्शन हुआ। कल नतीजा निकला और जो है यूडीएफ, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो गठबंधन है और छोटी छोटी पार्टियां उसके अंदर, उसको बहुत बड़ी जीत हासिल हुआ। 10 साल का जो सीपीएम का हुकूमत था, उस हुकूमत से परेशान होकर के लोगों ने एक किस्म का अपना बड़ास निकाला कि, और साथ साथ में इस दौरान भी मुस्लिम लीग का काम भी बहुत अच्छा रहा। सबसे भारी मोहब्बत से जो है यूडीएफ जीता। उसके अंदर 2844 सीटें जो है मुस्लिम लीग का आया। उसका और भी न्यूज़ चैनल का सर्वे है कि कांग्रेस को भी इतनी बड़ी जीत मिलने के लिए मुस्लिम लीग का बहुत अच्छा जो काम, वो काम बहुत उनको आसानी पैदा किया कांग्रेस को इतना बड़ा सीट हासिल करने के लिए। और जो है बहुत जल्द केरला के अंदर असेंबली इलेक्शन होने वाला है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरह 10 साल का जो हुकूमत था सीपीएम का, असेंबली इलेक्शन के साथ भी वापस जो यूडीएफ का हुकूमत बनेगा केरला के अंदर, और हमारे डिप्टी सीएम इंशाल्लाह मुस्लिम लीग का बनेगा। ये हम लोग को उम्मीद है इंशाल्लाह। सर, जिस तरीके से आपने जीत की बात की और आने वाले मुंबई में जो एमसीजीएम के महानगर पालिका के इलेक्शन वगैरह होने वाले कॉर्पोरेशन के, इसको लेकर पार्टी की रणनीति वगैरह क्या होगी? मुंबई में भी उसी तरीके से 200 करोड़ के साथ कैंडिडेट उतारेगी मुस्लिम लीग? हमने ये देखा है हमेशा कि हमेशा मुस्लिम लीग जो है, यहाँ पर इतनी ताकत नहीं होने की वजह से जो है मुस्लिम लीग कम सीटें लड़ते हैं। लेकिन और बहुत सारे पार्टियां हैं ये सब चीज़ों को नहीं देखते हैं और हर मुमकिन इलाक़ों में वो लोग इलेक्शन लड़ाते हैं। तकरीबन आज की तारीख में तकरीबन 29 से 30 नगर सेवक ऐसा है मुंबई के अंदर जो मुस्लिम इलाके से जीत के आते हैं। मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स है और अलग अलग पार्टियों से वो लोग चुन के आते हैं, भले हालांकि अलग अलग पार्टियों से, लेकिन वो लोग मुसलमानों के वोट से ही जीत के आते हैं। और वो जो भी जितने भी इलाके हैं, अब मैं अगर मेरी एरिया के इलाके की बात करूं तो इलाकों में कुछ तरक्याती काम नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो है करोड़ों रुपये खर्चा कर जो है ये सीट हासिल किया जाता है, लेकिन उसका जीतने के बाद में जो है उससे डबल कमाने का बारे में वो लोग सोचते हैं। लोगों के सुविधा के बारे में, एजुकेशन के तरह, इसमें कुछ तालीम के सतह पर कुछ करने के बारे में, हेल्थ के सतह पर कुछ करने के बारे में वो लोग सोचते नहीं है, नज़रिया नहीं है। इसलिए मुस्लिम लीग इस बार जो है ये फैसला किया है कि मुस्लिम लीग जहाँ जहाँ भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ से अच्छे कैंडिडेट, नौजवान पढ़े लिखे कैंडिडेट जो बेलोस तरीके से कम्युनिटी के और इलाके के, समाज के काम करना चाहेंगे, ऐसे लोगों को हम लोग उतारना चाहेंगे। सर, मुस्लिम लीग के अलावा जिस तरीके से कौम और मिल्लत की बात करते हुए दूसरी भी पार्टियां जो कैंडिडेट्स अपने उतारने की कोशिश में है, समाजवादी पार्टी है, एमआईएम है और जिस तरीके से कांग्रेस वगैरह भी है, तो इससे क्या लगता है मतों का विभाजन या फिर बंटवारा वगैरह होगा, या फिर किस तरीके से एक तरफा बीजेपी को भी जीत हासिल हो सकती है? देखिए, ये जो है बेसिक इलेक्शन है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का एक अहमियत या एक वजूद के लिए बेसिक इलेक्शन लड़ना बहुत ज़रूरी है। उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे कि मुंबई के अंदर, जैसा मैंने कहा कि 14 कॉर्पोरेटर्स है मुस्लिम लीग का और हर मुस्लिम बहुल इलाकों से थे। आज जो है वो कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लोगों ने इस पार्टी को कमज़ोर कर दिया, अपने मुफाद के लिए पार्टी को कमज़ोर कर दिया। अगर आज मुस्लिम लीग इस बार अगर नहीं लड़ेंगे तो पार्टी मजबूत कैसा होगा? हम देख रहे हैं कि अभी हाल में जो मसले हुए मुंबई के अंदर, उसका एक अहम मसला था अपना लाउड स्पीकर के बारे में, अजान के बारे में। उस वक्त कुछ एमएलए ने ये भी कहा कि हम ये, जब किसी ने पूछा उनसे ये मसला अगर आप उठाएंगे सदन में, असेंबली में, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम नहीं उठाएंगे। और जवाब पूछा तो रीज़न पूछा तो उन्होंने बताया कि अब अंदर जो है बवाल हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मुसलमानों का वोट से जो जीत कर जाते हैं, वही अगर सदन में कौम के बारे में, इस तरह के मुद्दे के बारे में बात नहीं करना चाहेंगे तो बात कौन उठाएंगे? इसलिए ज़रूरी बनता है कि हमने हर पार्टी को जो है आजमा लिया। हर पार्टी कोई जो है मुसलमानों का मसीहा कह करके भी कुछ पार्टियां हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर
लेकिन जब वक्त आता है तो ऐसा कोई मसीहा दिखता नहीं है। मुस्लिम लीग का एक तारीख है। मुस्लिम लीग 1948 में बनी हुई पार्टी है। 1952 से लेकर पहला पार्लियामेंट से लेकर आज तक मुस्लिम लीग कौम के बारे में, कम्युनिटी के बारे में जब भी कुछ मसला होता है तो मुस्लिम लीग का आवाज़ गूंजता है पार्लियामेंट का अंदर। इसीलिए हर पार्टियों को मुसलमानों ने आजमा लिया है। अब इस पार्टी का जो है मौका है, इस पार्टी को मजबूत करके मुसलमानों को जो है हक की बात करने वाले तंजीम को आगे लाना चाहिए। आपके माध्यम से मेरा मुसलमानों से और सेकुलर माइंडेड लोगों से, हर कम्युनिटी लोगों से मेरी गुजारिश है कि मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग को केरला के अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जिताते, मुस्लिम लीग को केरला के अंदर हर कम्युनिटी के लोग जो है, हिंदू दलित सब लोग वोट देते हैं। और इसी तरीके से और उनके साथ में इंसाफ होता है। अगर कहा जाए तो केरला के अंदर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर अगर RSS का शाख है तो केरला के अंदर है। उसके बावजूद भी वहाँ पर कितना भी चाहने के बाद भी वहाँ पर दंगा फसाद नहीं होता। क्यों? मुस्लिम लीग का एक नीति, एक रिवाज है, एक तरीका है सबको साथ में लेकर चलने का, एक गंगा जहनी तहजीब को बरकरार रखते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी करना चाहेंगे और हम लोग तरक्याती काम करना चाहेंगे। मुस्लिम लीग सिर्फ एक सियासी तंजीम नहीं है कि खाली वोट का सियासत नहीं करते। कल एक CPM के लोगों ने कहा कि मुस्लिम लीग सिर्फ सियासी तंजीम नहीं, मुस्लिम लीग लोगों का वेलफेयर का काम का बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर काम करते हैं। इसलिए केरला के अंदर 2010 से लेकर आज तक जो है हर लोकल बॉडी इलेक्शन में मुस्लिम लीग का वोट्स बढ़ा है, सीट्स बढ़ा है, घटा नहीं है। अगर आप देखेंगे इस बार जो है 2844 सीटें जो है मुस्लिम लीग ने इस लोकल बॉडी इलेक्शन में जीता है, जिसका कॉर्पोरेशन 34 कॉर्पोरेशन के अंदर है, म्यूनसिपालिटी के अंदर है, सब जगह पर है। सर, जिस तरीके से आपने कामों की बात की, विकास के कामों की, मुंबा देवी हो गया, गवंडी हो गया, जो माइनॉरिटीज एरियाज है वहाँ का कोई विकास नजर नहीं आता, कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आता। पार्किंग की प्रॉब्लम है, गटर्स के प्रॉब्लम है, रहने सहने के काफी ऐसे मसले मसाइल देखे जाते हैं जो माइनॉरिटीज के ज्यादा से ज्यादा इलाकों में देखे जाते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे अमीन पटेल साहब का भी फेलियर नजर आता है डेवलपमेंट और विकास, पार्किंग, तमाम चीजों को लेकर, इसको लेकर आप आने वाले इलेक्शन को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरीके की रणनीति होगी? ये एक बड़ा हद तक जो है इसका हमारे लोगों का भी जो है जवाबदेही है। क्योंकि इलेक्शन जब भी देखता हूँ कुछ टाइम से इलेक्शन जो है पैसे के ऊपर इलेक्शन होता है। एक बड़ा तबका जो है लीडर्स और उनके सब लीडर्स भी जो है गली गली के लोग जो है पैसे लेकर के वोट्स को जो है देने की बातें होती है। और आखिर कितना भी मेहनत करो, एक रोज़ पहला जो है पैसा बढ़ जाता है और पैसा लेकर के लोग वोट देता है। इस तरीके से जो लोग वोट देते हैं या पैसा लेकर के, उनको तरक्याती काम के बारे में सवाल करने का इजाज़त नहीं है। क्यों? वो लोगों ने अपने पैसे के लिए काम किया। और जो लोग पैसा देता है दैट इज बिजनेस। जो पैसा देंगे उसका दुगना जो कमाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये जो लोगों ने जो यहाँ से लोग जीत के आए हैं उन लोगों को जवाबदेही बनाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। अब के बार जो है, कई बार ऐसा हो चुका है, अब के बार जो है मेरा गुजारिश है कि मुस्लिम लीग को मौका दो। हम लोग सही तरीके से लोगों का काम करके दिखाएंगे। हमारे पास आज की तारीख में भी केरला के अंदर 2844 लोग चुन के आया है और हर साल जो है लोग सीट्स बढ़ा है। वो इसलिए कि हमने लोगों का ज़मीनी तौर पर, सतह पर जो लोगों का काम के हर मसला का हल किया है। और हम चाहेंगे कि यहाँ पर भी आप मुस्लिम लीग को मौका दो, यहाँ पर भी हम लोग जो है ज़मीनी तौर पर लोगों का मसले का हल करने का कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुंबई भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि हम किसी खान को मेयर बनने वगैरह नहीं देंगे, तो इस तरीके की मानसिकता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो ऐसा है कि देखिए, अभी हाल में पार्लियामेंट में नया एक MP चुनकर आया बीजेपी का। उन्होंने भी कहा कि मदरसों में और मस्जिदों में जो है CCTV लगना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ भी मस्जिद का ट्रस्टी है, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से बॉम्बे के अंदर तो तकरीबन, और मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर तकरीबन जो है मस्जिदों के अंदर और मदरसों के अंदर जो है CCTV लगा हुआ है। लेकिन ये मानसिकता जो है, ये जो इनका जो विचारधारा है, इनके पास, मेरा इनसे कहना है कि आप एक काम करो, BJP RSS वालों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, पूरा आप एकजुट जमा हो जाओ और एक साथ में कह दो कि मुसलमानों के पीछे क्या क्या कहना है। आप सिर्फ जो मौके का वक्त देखते हैं। तो कुछ भी अगर मसला होता है जिसमें लोगों का विचारधारा, लोगों का विचार विमर्श जो आगे आना चाहिए, ऐसे वक्त पर जो है भाजपा के लोग, नेता लोग डायरेक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो लोग ऐसे ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करते हैं और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मुसलमान के बारे में कुछ टिप्पणी कर देते हैं। वरना क्या है, यहाँ का हर पुलिस स्टेशन जो है वो कह चुका है, हर मस्जिदों में कह चुका है कि मस्जिदों में CCTV लगाओ, वो सिक्योरिटी के लिए। और मदरसाओं में जो है आतंकवाद नहीं सिखाया जाता है। आपको अगर हिम्मत है
आरएसएस की शाखा में जो है सीसीटीवी लगवाइए, तो आपको पता चलेगा, लोगों को पता चलना चाहिए वहाँ पर क्या सिखाया जाता है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है देश को बांटने की बातें होती है, मुसलमानों को जो है सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की बातें होती है और नफरत की बातें होती है। मुसलमान कभी ये नहीं चाहता है। मुसलमान कभी भी कोई मंदिर के बारे में जो है गलत टिप्पणी नहीं करता है। कोई मजहब के, कोई भी मजहब के जो है इसके बारे में, क्या बारे में उनका जो है डिवोशन है, उसके बारे में मुसलमान कभी बात नहीं करते हैं। बात तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आरएसएस के लोग करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। और कुछ भी मुद्दा होता है, बड़े से बड़ा मुद्दा होता है, देखिए इसका दुनिया का मुद्दा भारत में है, बेरोजगारी है, फाइनेंस, जीडीपी का मसला है, और बहुत सारे मसला है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर 10 घंटा जो है वंदे मातरम के बारे में बातें, वो चर्चा हुआ, किस लिए? सब मुद्दा सही हो गया। 10 घंटा इतना इंपॉर्टेंट मसला, 1 मिनट जो है 2.5 लाख से ज्यादा रुपया 1 सेकंड का जो है खर्चा होता है पार्लियामेंट के अंदर। 10 घंटे में कितना खर्चा हो गया देश का, कितना हमारे और आप पे टैक्स का पैसा गया। लेकिन चर्चा क्या हुआ? वंदे मातरम के बारे में। वंदे मातरम बना किस लिए? वंदे मातरम ब्रिटिशों को यहाँ से खदेड़ने के लिए बना, ब्रिटिशों के खिलाफ बना वंदे मातरम। अब वो चीज मुसलमानों के खिलाफ कैसा हो गया? मुसलमानों के खिलाफ मतलब ये है कि आपको हर चीज जो है आपका जो है उपलब्धि बताने के लिए आपका पास कुछ नहीं है, आपका कामयाबी बताकर वोट मांगने के लिए आपका पास कुछ नहीं है। कुछ भी अगर मुद्दा होता है, अगर लोग उसके बारे में चर्चा करने लेते हैं, उस चर्चा से जो है ध्यान भटकाने के लिए आप ऐसे ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। पूरे बीजेपी लोगों को ये ट्रेनिंग दिया गया है कि मुसलमानों को के बारे में बात करो, ताकि अंत वक्त जो है वो लोग इनसे खुश होकर के इनके बारे में ये अच्छा बोलते रहे। मोदी जी अपनी स्पीच में कहते हैं कि कटोगे तो पटोगे, तो आप किस तरीके से लोगों को संदेश देंगे कि लोग आज मुस्लिम भी कट रहे हैं, बट रहे हैं कहीं ना कहीं तरीके से, तो आप किस तरीके से अपनी स्पीच में लोगों को आह्वान देंगे? अगर मोदी जी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री रहकर जो है लोगों को ये सलाह दे रहा है, तो जैसा वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सभी को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये गलत है, लेकिन मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, कटोगे तो बटोगे, मतलब बटोगे तो कटोगे। हालांकि हम लोग इसके ऊपर यकीन नहीं रखते हैं। मुसलमान हमेशा जो है देश के प्रति जो है हमेशा मोहब्बत रखा है। हुब्बुल वतन हमारा ईमान का हिस्सा है, और मुसलमान कभी भी देश को बांटने के बारे में बात नहीं किया। जो लोगों ने बात की तो पाकिस्तान चले गए। अब जो यहाँ पर जो अपनी मर्जी से रहा है, यहाँ पर लोग जो हिंदुस्तान में मुसलमान बाकी रह गया है, अपनी मर्जी से यहाँ पर रहा है, अपने अपने किसी के दबाव में आकर के, और कोई चॉइस के हिसाब से नहीं रहा है। इसलिए मुसलमान कभी भी देश को बांटने के बारे में बात नहीं करते। सर एक आखिरी सवाल, जो आने वाले म्युनिसिपल काउंसिलर इलेक्शंस है, तो उसमें आपके कितने कैंडिडेट उतारेंगे आप, और लोगों से क्या अपील करेंगे? मैंने कहा कि मुस्लिम इलाकों से जो है, बहुल इलाकों से मुस्लिम लीग कैंडिडेट उतारने की कोशिश करेंगे। हम पैसे की जो है लेन देन नहीं करेंगे। हम आपके सामने हाथ जोड़ लेंगे, झोली फैला लेंगे, लेकिन सियासत का पैसा लेकर के हमने जो है लोगों को, मतलब लोगों को सुविधा देने के लिए हम किसी से पैसा लेकर के, पैसा खर्च करके सियासत नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि अगर मुसलमान अपने ईमान के बारे में सोचे, और जो है अपने इतिहाद के बारे में सोचे, अल्लाह और रसूल के बारे में जो जो सिखाए अल्लाह के रसूल, उसके बारे में सोचे। आचार संहिता लग जाएगा तो ये मैं बात नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए आपके मध्य से बोल रहा हूँ कि मुसलमान अपने अकीदे के बारे में सोचे, और से ही एक मुसलमान को जो है अपना अल्लाह के रसूल ने जो सिखाया पड़ोसी के बारे में, उसमें ये नहीं कहा कि सबसे बड़ा एक आपके लिए प्रूफ है, अल्लाह के रसूल ने ये सिखाया कि पड़ोसी के बारे में 40 घर आगे पीछे दाएं बाएं पड़ोसी का हक निभाना है। कोई भी अगर वहाँ पर भूखा है तो आपको पूरा पेट खाना नहीं है। ये नहीं कहा कि मुसलमान पड़ोसी या कोई पर्टिकुलर पड़ोसी, कोई भी इंसान हो आपके पड़ोस में, उस 40 घरों के अंदर दाएं बाएं आगे पीछे अगर कोई भूखा है तो आपको पूरा पेट नहीं खाना, उनका भी आपको ध्यान रखना है। और मुसलमान केरला के अंदर इसी तरीके से जी रहा है, और मेरे ख्याल से सभी जगहों पर इसी तरीके से जी रहा है। और मुसलमान को इसी तरीके से सोचना चाहिए, अपना आखिरत के बारे में सोचना चाहिए, और इंस्टेंट मनी के बारे में सोचना खत्म कर देना चाहिए। अपना मेहनत से, अपना मजदूरी से जो है हलाल तरीके से कमाओ, और उसी का बच्चों को और अपने फैमिली को रोजी रोटी खिलाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसकी जो पार्टनर है मुस्लिम लीग, उसकी काफ़ी सीटें अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं। तकरीबन 2800 सीटें मुस्लिम लीग पार्टी ने जीती है। तो हमारे अब्दुर्रहमान सीए साहब ने मशवरा दिया कि भाई इस मौके को जान फ़ायदा उसका उठाते हुए हम एक गेट टुगेदर करते हैं और एक छोटा सा सेलिब्रेशन यहाँ पर पार्टी ऑफिस में करते, ताकि इसको बुनियाद समझ के हम आगे का जो भी कार्रवाई हम लोग करना चाह रहे हैं पार्टी के मीटिंग के टाइम पे बात डिस्टर्ब नहीं करना, अगेन डिसिप्लिन। इसको
इसका फ़ायदा उठाते हुए हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान CS साहब का ऐसा ये मशवरा था कि आज की हम लोग एक मीटिंग रखें यहाँ पर और इस जश्न को थोड़ा हम लोग सेलिब्रेट करें और इसको बेस बना के हमारी जो मुस्लिम लीग की आगे की कार्रवाई है वो हम लोग शुरू करें। इस सिलसिले में मैं हमारे आज की मीटिंग के सदर हमारे अब्दुल रहमान CS साहब से मौजूदाना दरख्वास्त करूँगा कि वो आज की इस मीटिंग के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार करें। महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रहमान साहब, रशीद बकला साहब, सदर साहब मुंबई के, और मजीद शेख साहब मुंबई के, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादर भाई साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हम सबको और जितने भी मुस्लिम लीग के लोग हैं सबको मैं मुबारकबादी देता हूँ। ख़ास करके केरला वालों को, जो MPs है, MLAs है, मिनिस्टर्स है, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, जो इतनी अच्छी तादाद में सीट जीत कर लाए और मुसलमानों का नाम रोशन किए। अल्लाह ताला उनको और इस काम में कामयाबी दे और अल्लाह ताला हमारी मुस्लिम लीग पार्टी को और आगे लेके जाए। परवरदिगार आलम, हमारी दिल से गुजारिश है मुंबई के लोगों को कि भाई आप लोग आगे आइए, और कब जागेंगे, अब कब जागेंगे, सब कुछ तो हाथ से चला गया। जागो मुसलमान और आगे बढ़ो और कुछ इसमें हिस्सा लो ताकि आगे बढ़े मुसलमान और अपनी बात रख सके। नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मिट जाएंगे। कब जागेंगे भाई? ये तो एक वो हो गया है कि मॉब लिंचिंग, ये मुसलमान बस वो लेते जा रहे और वो लोग दुख तकलीफ देते जा रहे हैं। तो जागेंगे नहीं अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे। और ये एक ही माध्यम है, मुस्लिम लीग की एक प्लेटफॉर्म है, मुस्लिम लीग की एक ऐसी पार्टी है जो सेक्युलर पार्टी है और बोलेंगी आपके लिए और आवाज़ उठाएंगी। आज देखो केरला में मुसलमान लोगों का ताउन रहा, मुस्लिम लीग बटी नहीं, मुसलमान बटे नहीं, वोट्स एक साथ थे, तो मुस्लिम लीग जीत कर आज शाना बाशाना वहाँ पर कांग्रेस के साथ में हुकूमत बनाई। तो वैसे ही यहाँ पर भी अगर मुसलमान बटते नहीं और लोग जो हमारे लीडर जीत कर आए थे वो आपस में वो नहीं करते, तो आज मुस्लिम लीग यहाँ पर भी बहुत उसमें रहती, अक्सरियत में रहती और आज हुकूमत के साथ शाना बाशाना काम करती और आगे बढ़ाती। अब कब जागेंगे भाई मुसलमान? मुझे तो शर्मिंदगी होती है बोलने के लिए बार बार कि भाई मुसलमान जागो और हिस्सा लो और आगे बढ़ो, समझे। अभी आपके मस्जिद और वो छीनने वाले थे कब्रिस्तान, समझे। अब एक दिन ऐसा आएगा वो बोलेंगे कि भाई मुसलमान को दफनाओ मत, जला दो, तब जागेंगे। जागो भाई, आगे आओ और एक साथ जुट हो जाओ। और मुसलमान 100 कैंडिडेट खड़ा करने से बदले में 2 कैंडिडेट खड़ा करो, जीतो, समझे। वो अलग पार्टी खड़ा अपनी बना रहा है, वो अलग पार्टी बना रहा है, तो उससे फायदा क्या है? आप वोट का वो कर रहे हो, तकसीम कर रहे हो वोट को। तो मेरी अजीज़ाना गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनती है तमाम मुसलमानों से कि भाई जागो, आगे बढ़ो और मुसलमानों को आगे लाओ, पूरी कौम को आगे लाओ। ये पार्टी के साथ में कौम का भी भला हो, समझे। हाँ, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह। कौम के लिए खड़े नहीं होते तो वाकई हम लोग कुछ बिके हुए लोग हैं। ऐसे मेरे भी कुछ ख्यालात थे कि जैसे या तो हमको शोहरत चाहिए या तो दौलत चाहिए, वरना सियासत में हमारा क्या काम। लेकिन मैं गलत साबित हुई कहीं। मुझे ऐसा लगा वाकई कौम के लिए बेदारी होना ज़रूरी है। तो सिर्फ हम हमारे मोहल्ले में चिल्लाकर, लोगों को बोल कर के हमारे मस्जिदों में हमारे कौम पर इतना जुल्म हो रहा है, ये बोलकर नहीं चलेगा। हमको कहीं ना कहीं सियासत में दिल से जुड़ना पड़ेगा और हमारी कौम के लिए सियासत में कुछ काम करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि एक इकबाल का शेर है, शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मुंह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। आज हमारे कौम में लोगों में इतनी सलाहियत है कि रातों रात मस्जिद खड़ी कर देते हैं। चिल्लाते हैं हम लोग, कौम के लिए चिल्लाते हैं, अरे कैसे रहबर है, लेकिन हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता।
सियासत में हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हमको रहनुमा नहीं मिलता, कहाँ जाएंगे। आज रशीद भाई ने बोले कि आज यहाँ घर बनाए, आज वहां घर बनाए, लेकिन हमको जमीन ही नहीं मिलती तो हम घर बनाए कहाँ। इसीलिए हम लोग भागे भागे फिरते हैं, दौड़े दौड़े फिरते हैं। आज हमारी आवाज सुनाने के लिए हमको पार्लियामेंट में जाना होगा, हमको बीएमसी में जाना होगा। हमारे मुसलमानों के जो मुद्दे हैं वो हम यहाँ नहीं सुना सकते, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आज वक्फ की जब बात हुई तो कितने लोग खड़े हुए, मैंने बाजारों में सुना, मैंने मार्केट में सुना, अरे वक्फ की जमीन जा रही है, आज वक्फ की जमीन जा रही है, कितने लोग खड़े हुए। आज मदरसों में कह रहे हैं कि हमारी अरबी पढ़ाई नहीं होना चाहिए, हमारे मुसलमानों के दरमियान तालिबान निकलते हैं, हमारे मुसलमानों से जो है आतंकवादी निकलते हैं। तो ये बोलने की हिम्मत इसलिए होती है कि हमारा कोई रहबर नहीं, हमारे जो विचार हैं, जो हमारे ख्यालात है वो पहुंचाने वाला नहीं है। हम किसी गैर मुस्लिम के खिलाफ में नहीं है, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की तहजीब है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदू सीता हमारा। तो ये गुलदस्ते में से फूलों को क्यों उखाड़ा गया। ये जो मजहब, चारों मजहब, पांचों मजहब, जितने भी मजहब है, वो जो मिलजुल कर एक गुलदस्ता बना हुआ था, वो गुलदस्ते में हमारा फूल क्यों निकाल दिया। क्यों? क्योंकि फूलों के दरमियान कांटे आ गए, कुछ शरपसंद लोग आ गए, जो लोग नहीं चाहते कि हम लोग जो है बंटवारा, वो चाहते कि बंटवारा करे, हम लोग मिलजुल कर नहीं रहे। आज हमारे घर में ही इत्तेहाद नहीं है, एक घर में 2 कांग्रेस वाले हैं, 2 बीजेपी वाले हैं, 2 एनसीपी वाले हैं। तो आज बाप और बेटे का मिलाप करना जरूरी है, आज अपने घरों में अपने रिश्तेदारों का मिलाप करना जरूरी है। कहीं ना कहीं हमको समझाने आना चाहिए कि कौम कैसे बेदार होगी। हम नहीं चाह रहे कि, हम तो चाह रहे कि हमारी भी कुछ मेजॉरिटी हो, हमारी भी कुछ सुनवाई हो, 100 में से 10%, 20% तो हमारी सुनवाई हो, वरना हम किस काम के, हमारा वजूद किस काम। अल्हम्दुलिल्लाह रशीद भाई की कुछ बातें मेरे जहन में ऐसी गूंजी कि बस आज मुझे आना पड़ा और मेरे कुछ ख्यालात का इजहार करना पड़ा। अगर इसमें कुछ कमी बेशी हो और आवाम तक अगर मेरा मैसेज जाता हो और उसमें कोई गलती हो तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। बस इसी के साथ मेरा अख्ताम करूँगी, जो भी छोटी स्पीच की उसके लिए सारी आवाम को मुबारकबाद, क्योंकि उन लोगों से हम चुनकर आए, आवाम से हम हैं, हमसे आवाम नहीं है। अगर लोगों को ये बात का पता चल जाए तो लोग जो है वो बिल्कुल हमारा साथ देंगे। और इंशाल्लाह जिस तरीके से केरला में सीटें आई है, जिस तरह मुंह की खाई है लोगों ने, उस तरीके से इंशाल्लाह आने वाले बीएमसी इलेक्शन में हमारा भी कुछ ना कुछ वजूद कायम होगा, और ऐसा कायम होगा कि ये याद रखा जाएगा लोगों को। इसी के साथ में अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ।